हेलो प्यारे बच्चों, आपका श्री राम एकेडमी में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना था और अब आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको अगर टर्म पर आप विशेष ध्यान दें, पैसिव का मतलब होता है इनएक्टिवली होने वाली प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था? जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। और एक्टिव का मतलब हो गया जो फोर्सफुली किया जाने वाला घटना है। क्या है? फोर्सफुली हो, जो कि फोर्सफुली होगा। अगर फोर्सफुली कोई चीज़ होगी तो इसका मतलब वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि एनर्जी इन्वेस्ट हम कर रहे हैं और किसी एक्टिविटी को करने में, और वो एक्टिविटी क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट है। ठीक है ना? अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी लगा के फोर्सफुली, तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। हमको एनर्जी लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बेटा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम चलता है। वहाँ पर मीन्स अगर दो साइड है मेम्ब्रेन के, ए साइड बी साइड, तो किसी भी साइड में यदि कोई मैटर ज़्यादा है, दूसरी साइड में वो कम है, तो मैटर का आवागमन तब तक होगा इधर जिधर मैटर कम है, जब तक कि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अर्थात जब दोनों ही तरफ जो मैटर है उनका कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाएगा, अर्थात दे हैव कंसंट्रेशन बोथ द साइड्स इक्वल, तब तक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी घटना हम लोगों को मिलती है जिसको हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड हुआ, अन्य चीज़ें हैं ऐसे जो हमारे विशेष रूप से कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, इन सबको हमको क्या करना है? सेल के अंदर रखना ही रखना है। ठीक है? सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इनकी क्वांटिटी मान सकते हैं क्या है? बहुत ही कम है देन इंटीरियर ऑफ द सेल। और इसकी आवश्यकता भी, क्योंकि हमारी सेल को जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ें होंगी तभी वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। इसलिए हमारी सेल इन सब चीज़ों को स्टोर भी करके रखती है। अब स्टोर करके रखने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत जा कर के, जब कंसंट्रेशन दोनों साइड में बराबर, अगर हम कंसंट्रेशन को ऐसे शो करें, ठीक है, तो और अगर इस तरह शो करते हैं तो मतलब वहाँ पर कम है, तो यहाँ पर ये बिलो का साइन हो गया। मान लीजिए एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस साइड में किसी भी केमिकल का, मान लीजिए या अन्य है, सोडियम है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर हायर है और यहाँ पर क्या है? लोअर है। नहीं, उल्टा करना होगा, सॉरी, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? ये लोअर है। तब अब मूवमेंट किधर होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मैटर का जो मूवमेंट है इधर होना है। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक दोनों ही साइड में कंसंट्रेशन क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट दोनों तरफ एक ही तरफ चलना, वन डायरेक्शनल होगा। लेकिन जैसे ही बराबर होगा, क्या होगा? अगर एक मालिक्यूल इधर आएगा तो एक मालिक्यूल इधर जाएगा। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में आमतौर पर घटना घटती है। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है? इस सोडियम को हम अंदर खींच के ले जाएं। मीन सोडियम की जगह हम ग्लूकोज भी ले सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को हमें बाहर रखना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या करना है? हमको सेल के अंदर स्टोर करना है। आप लोग भी जानते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वहाँ पर जाता है, उसको दूसरे फॉर्म बदल करके सेव कर लिया जाता है। इस तरह से कंसंट्रेशन को इक्वलाइज किया जाता है। लेकिन फिर भी जब ये कंसंट्रेशन बराबर हो गया, तब आप सोचो फिर इसके बाद इधर इसको लाना है, तो क्या ये आसानी से घटना घटेगी? पॉसिबल ही नहीं है, अपने आप तो नहीं हो सकती, क्योंकि पैसिव होने वाली प्रोसेस है। इसको ले जाना है तो हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब हम एनर्जी लगाएंगे तो यही क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैटर को फिर हमको अंदर ले जाने के लिए एटीपी, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का उपयोग किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? एटीपी के रूप में किया जाता है। इसलिए ऐसी प्रोसेस, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि अक्रॉस
मेम्ब्रेन के होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ रैपिड, ये रैपिड भी होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या है एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, मीन्स एटीपी उसको एनर्जी देगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका कम है, फिर भी यहाँ से मैटर को उठा करके इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, फिर और आएगा इसका कंसंट्रेशन और बड़ा होता जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन के अपोजिट वर्क हो रहा है एनर्जी दे करके, और फिर धीरे धीरे क्या किया जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव कर लिया जाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारी सेल के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जिधर ज़्यादा है उधर ही मैटर का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्योंकि बिना पावर लगाए, जैसे अगर किसी कमरे में 50 लोग हैं, कमरा छोटा है, उसकी क्षमता भी 50 की है, अगर उसमें 51-52 लोगों को ठूसना है तो क्या करोगे भाई, ज़बरदस्ती धक्का दे करके ही भरोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती धक्का देते हैं, किससे, एनर्जी लगा करके, और मैटर फिर उसी तरफ चला जाता है। इट यूजुअली अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी बता दिया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या होगा, अगेंस्ट होने वाली घटना है। ठीक है, अगर फेवरेबल भी होगा, लोअर से हायर से लोअर की तरफ भी हो रहा होगा तो एक्टिवली किया जा सकता है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस कब है, क्योंकि वो तो पैसिवली भी हो रहा है, पैसिवली होने के बाद ही वास्तव में एनर्जी की ज़रूरत है। तो चीज़ें इसीलिए क्या होता है, अगेंस्ट जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एंड इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, बगैर कैरियर प्रोटीन्स के तो ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे एक प्रोसेस होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, वहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन लगती है, लेकिन उसके थ्रू होकर के जो डिफ्यूज़न, क्योंकि डिफ्यूज़न क्या है, पैसिव प्रोसेस है, तो चैनल प्रोवाइड करता है, उस चैनल से होकर के मैटर अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना, प्रोटीन से क्या होता है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हुई क्या करता है, मूव कर जाता है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट नहीं, इसलिए वो पैसिव प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होना है भैया, एनर्जी का इस्तेमाल होना है, एटीपी का एनर्जी जो है यूज़ करेंगे और फिर मैटर को कंसंट्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे, मीन्स जहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसी तरफ भेज देंगे। और इसमें जो इस प्रोसेस का मेनली इस्तेमाल होता है ग्लूकोज में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, इन्हीं सबको मूव कराने के लिए किया जाता है। सम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर को ट्रांसपोर्ट भी एक अलग टर्म है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको को ट्रांसपोर्ट नहीं कहते। ठीक है, एक अलग घटना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, इससे होकर के दो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही डायरेक्शन में या हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि दो को हैं, को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ये एनर्जी के थ्रू ही होता है और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ही होता है। ऐसी जब प्रोसेस होती है उसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक ही साथ एक ही प्रोटीन या कैरियर से एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये घटना आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही ठीक है, पर्याप्त है। को ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग टाइप भी होते हैं, आगे देखा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज़न। देखिए भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, और रैपिड प्रोसेस होने के साथ अब इसकी तुलना में स्लो प्रोसेस दिखा जा रहा है। एक्चुअली ये बहुत स्लो नहीं होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट होने का रेंज बढ़ जाता है, मीन्स जैसे मोटाई बढ़ जाती है, यहाँ से चीज़ों को यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पर जब बात की जाए कि टाइम ज़्यादा लगता है तो स्लो प्रोसेस सेंस दिया जाएगा। अगर मेम्ब्रेन जो पतली है उसके थ्रू होकर के होना है तो स्लो नहीं, वो पर्याप्त फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन इसकी तुलना में तो भाई बहुत ही धीमा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट की गई है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को काफ़ी एनर्जी मिल जाती है और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, वेरी रैपिड प्रोसेस। अब इसकी तुलना में डिफ्यूज़न जो है वेरी स्लो प्रोसेस हो जाता है।
ठीक है। इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू ए बायो मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग उसी दिशा में भेजा जाएगा। और ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट कैन मूव मटेरियल्स अक्रॉस बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट यहाँ मैटर का मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हायर से ही हायर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ एनर्जी लगेगी वहाँ पर प्रोसेस अपने आप रैपिड हो जाती है। इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक ही डायरेक्शन होती है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का मतलब ये है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों तरफ इक्वलाइज हो जाएगा तो मैटर दोनों ही डायरेक्शन में, यदि एक मैटर इधर आएगा दूसरा मैटर इधर जाएगा, ये डिफ्यूज़न में घटना घटती है। ठीक है, यहाँ ये ओनली वन डायरेक्शन, यहाँ पे बोथ डायरेक्शन होता है डिफ्यूज़न में। इट नीड्स कैरियर प्रोटीन्स, यहाँ पर किसी भी कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक नाम मैंने अभी आपको बताया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। जो थोड़ा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डिफ्यूज़न के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ज़रूरत पड़ती है, वो भी एक तरह का डिफ्यूज़न है, लेकिन वो सिंपल डिफ्यूज़न की तरह नहीं है, इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न में किसी भी प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स की हमको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में होती है। इट यूज़ एनर्जी ऑफ एटीपी, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी हमको अतिरिक्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज़न। इसके बाद आता है एक टर्म बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क माने आप सभी जानते हैं कि समूह में बहुत ज़्यादा, ह्यूज अमाउंट में, ठीक है ना, या कह सकते हैं लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक दो मॉलिक्यूल की बात हम नहीं करते, अब बात क्या करते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के ट्रांसपोर्ट हो जाएं। अब सीधी सी बात है, ढेर सारे मॉलिक्यूल, यहाँ तो मॉलिक्यूल एक ही बहुत बड़ा है जिसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना कठिन है, लेकिन अब ऐसे ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल बहुत ढेर सारे हो गए और उनको फिर एक साथ ही हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर देंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। ये कैसे पॉसिबल है, देखिए ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन। और ये भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। क्या है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है। ठीक है, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप में मैटर को या तो हम सेल के अंदर लेते हैं, मेम्ब्रेन होगा तो सेल के अंदर लेंगे, अंदर लेने के लिए टर्म हम लोग उपयोग करते हैं इंडो, आप जानते हैं। यदि ढेर सारा मैटर सेल के अंदर जा रहा है एक साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं सेल, साइटोसिस का मतलब क्या हो गया, सेल। तो अगर सेल के अंदर चीज़ें जा रही हैं दैट इज़ द एंडोसाइटोसिस, और यदि सेल से बाहर जा रही हैं माने बाहर की तरफ, तो एक्सो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है ना, तो सेल के बाहर अगर मैटर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एक साथ बाहर निकाले जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये दो प्रकार की घटनाएं यहाँ पर होती हैं, इनके भी सब टाइप्स वगैरह की चर्चा की जाएगी, किस तरह के मैटर्स को ये अंदर बाहर करते हैं उसके आधार पर। तो थोड़ा सा देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। स्पेशल प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स। और इन स्पेशल प्रोसेस को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक इंडोसाइटोसिस जब मैटर का अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, एक एक्सोसाइटोसिस जब मैटर का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अभी तक आपने जो देखा था सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट आप देख रहे थे, पूरे मैटर का एक एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, बहुत बड़े अमाउंट में मॉलिक्यूल्स का एक साथ मूवमेंट हम करा रहे हैं। अब ये घटना कैसे होती है, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। यहाँ पे बात की जाएगी इंडोसाइटोसिस को। ठीक है, तो प्रोसेस को समझने से पहले चलिए यहाँ पर कुछ विशेष टर्म्स आए हुए हैं उसको समझ लिया जाए। द प्रोसेस बाय व्हिच एनिमल्स इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब
क्या होता है, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अंदर कर लेना। फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अभी आपको एग्जांपल लेंगे, मेम्ब्रेन ऑफ द, कह सकते हैं अमीबा की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरह से मैटर को इनगल्फ किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, टर्म एंडोसाइटोसिस इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ सिंगल सेल्स इंडिविजुअल की बात नहीं, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनमें भी सेल्स क्या करती हैं, बहुत सारे मैटर को एक साथ अंदर की तरफ लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस ही बोलेंगे। ठीक है। द टर्म एंडोसाइटिस रेफर टू द इनवेजिनेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, ये बहुत सिंपल हिस्से टर्म में इसको समझा दिया इन्होंने। स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम क्या कर रहे हैं, इनवेजिनेट कर रहे हैं, अंदर की तरफ मूव करा दे रहे हैं, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट कर रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स करके उसको धंसा देना। अल्टीमेटली फार्मिंग एन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होती है। अब आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं बाय अ फिगर कैसे होता है। आपने एक अमीबा के बारे में जानते हैं कि अमीबा में क्या होता है बेटा, बहुत सारे स्यूडोपोडिया निकले हुए होते हैं, बीच में सेल होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म होगा। इस तरह से यदि यहाँ पर कोई बड़ा सा बैक्टीरिया आ जाए या कुछ उसके ऑर्गेनिजम्स जिनका वो क्या करता है, फूड के रूप में इस्तेमाल करता है, तो क्या करता है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर इसको सेंसेशन मिलता है कि भाई ये हमारा फूड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, एक ये हिस्सा यहीं पर रहेगा मान लीजिए, तो इसमें तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, थोड़ा सा अलग टाइप का, लेकिन घटनाएं वही हैं। इस तरह से स्यूडोपोडिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, दोनों साइड से स्यूडोपोडिया को ऐसे बड़ा करता जाएगी। ये 3D स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा नहीं है कि जैसा आप फिगर में देख रहे हैं 2D बन रहा है, वास्तव में अगर हाथ देख रहे होंगे हमारा, ये एक सरफेस है मान लीजिए जहाँ पर बैक्टीरिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरिया अगर यहाँ पर पहुँच रहा है तो ऐसे सरफेस है, तो ये इस तरह से क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ये धंसता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनवेजिनेट हुआ। इनवेजिनेट होने के कारण ये हिस्सा क्या हुआ, बाहर की तरफ उभर रहा है दोनों साइड से, ठीक है। और ये हर तरफ से हो रहा है, इधर से भी, दाएं बाएं हर तरफ से हो रहा है। और मैटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये अंदर की तरफ चलता जा रहा है, और अंत में क्या करेगा, आएगा और फिर ये बाहर की जो आप देख रहे हैं कवर है, ये एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएगी, तो अंदर एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पाउच बन जाएगा। और बाहर की जो मेम्ब्रेन इस तरह से इधर से आ रही थी, अब ये क्या करेगी, ये बाहर वाली ये सरफेस तो आपस में मिक्स हो जाएंगी, और फिर ये अंदर वाली एक सरफेस यहाँ से जुड़ जाएगी, ठीक है, जब यहाँ पे आई। इस तरह से एक वैक्यूल का अंदर ही अंदर क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल या वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें हमें जो मैटर था वो मैटर इनगल्फ कर लिया गया, अंदर की तरफ ले लिया गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और यदि ये सॉलिड मैटर है, क्या है ये, सॉलिड मैटर है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड मैटर है, इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। बस ये ध्यान रखना है कि जो अंदर आने वाला मैटर वो क्या है, तो है अगर क्या, सॉलिड, इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। और यदि यही क्या है, लिक्विड है, यदि ये क्या है बेटा, लिक्विड है, ठीक है ना, अगर ये लिक्विड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। एंडोसाइटोसिस जो है दो तरह के होते हैं। ये बेस किस पे हो गया, मैटर जो आने वाला है यदि वो लिक्विड होगा तो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। यदि वो सॉलिड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। इट इज़ द प्रोसेस विच इनगल्फ, ठीक है, एक एनिमल्स जो क्या कर रहा है, इनगल्फ कर ले रहा है, चाहे वो फूड मैटर हो या अन्य कोई मैटर हो, ठीक है, जैसी ज़रूरत होगी सेल को। हमने यहाँ पर अमीबा लिया, अमीबा के अलावा सभी सेल इस घटना को करती हैं।
या अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, जो बाहर उसका एक्सटर्नल मीडियम होगा। अब जैसे अमीबा का एक्सटर्नल मीडियम क्या था, यहाँ पर पॉन्ड्स होगा, ठीक है ना, पॉन्ड्स में जो भी चीज़ें मिले। लेकिन अन्य सेल्स की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। वहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से कोई मैटर को क्या करेगा, वो इनगल्फ करेगा, ठीक है। तो इनगल्फ करना, लेकिन कैसे इनगल्फ करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगा, अर्थात इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर मैटर आता है, तो यहाँ पर मैटर जैसे ही टच होता है, दूसरे केस में अमीबा को छोड़ करके बता रहा हूँ, यहाँ पर टच होता है, सिग्नल होता है, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे साइटोस्केलेटन वगैरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो कि सेल ऑर्गेनेल्स की तरह है। साइटोस्केलेटन ये काम क्या करता है, विभिन्न पार्ट्स जो होते हैं सेल के उसको मूव कराने में मदद करता है। तो क्या करेगा ये, यहाँ की जो थोड़ा सा अलग करते हैं कलर तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर टच हुआ मान लीजिए, तो ये जो यहाँ पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला साइटोस्केलेटन, वो क्या काम करेंगे, इस मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। धागे या रस्सी की तरह होते हैं जो इस मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और इनमें क्षमता होती है अंदर की तरफ खिंचाव उत्पन्न करने की। अब ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन ऐसे धीरे से अंदर की तरफ धंस जाएगी। जब ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धीरे से धंस गई तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गड्ढा सा बन गया, जिस गड्ढे में मैटर आ जाएगा ना। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इनवेजिनेशन नाम दिया। इसी प्रोसेस को नाम क्या दिया, इनवेजिनेशन। और दूसरी तरफ क्या होगी, ये ऐसे ही इन्वेजिनेट हो करके आ जाएगी और यहाँ पर मैटर भर जाएगा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन ऐसे, और फिर ये ऐसे ही इन्वेजिनेशन बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही साइड से क्या करेगा, ये दोनों ही साइड से इन्वेजिनेशन यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। और ये बढ़ करके एक दूसरे जो फोल्डिंग है पास आएंगी और फिर आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। और ये बाहर की तरफ का मेम्ब्रेन जो पहले थी वो फिर से इंटैक्ट हो जाएगी, नहीं तो यहाँ तो ब्रेक हो जाती अगर ये सब अंदर लेके जाता। तो ये बाहर का एक लेयर बन जाती है मेम्ब्रेन की और दूसरी अंदर की तरफ फ्यूज़ हो करके ये एक अपना कॉन्टैक्ट एरिया बना लेते हैं। और इस तरह से पूरा एक क्या बन जाता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तब जैसे इन्वेजिनेट कर रही थी, मान लीजिए बाहरी सरफेस था और ये रेड कलर से जो है इसका था, ऐसे यहाँ पर जब ये इन्वेजिनेट कर रही थी तो ये बाहरी सरफेस ये तो जो अंदर वाला होगा ये क्या होगा, रेड होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया। और इसके बाद जैसे ये पास में आएंगे तो ये बाहरी सरफेस क्या करेगी, आपस में फ्यूज़ हो लेगी। और ये अंदर वाली जो सरफेस इस तरह से आ रही थी फोल्ड करके बाहर की तरफ, इसका ये कवर आपस में फ्यूज़ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इंटरनल एक क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा। इस वैक्यूल में आपका मैटर भरा होगा। ये मैटर कैसा है इस पर क्या डिपेंड करेगा, टाइप। लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस बोल देंगे, और अगर सॉलिड है तो इसी को क्या बोल देंगे हम, फैगोसाइटोसिस बोल देंगे, ठीक। आगे आइए देखते हैं इंडोसाइटोसिस के बाद एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सो माने आप सभी जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन दिया है पिनोसाइटोसिस का, आप लोग भी देख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। नॉन स्पेसिफिक इनटेक ऑफ एनी टिनी ड्रॉपलेट्स। भाई सेल ही टिनी होता है इसलिए टर्म हमने यहाँ टिनी इस्तेमाल किया, लेकिन जो नंबर ऑफ वन सेल्स की जब हम बात करते थे, एक सेल ही मूव करता था, एक मॉलिक्यूल ही अंदर मूव करता था तो सिंपल प्रोसेस थी। लेकिन जब एक से ज़्यादा ढेर सारे मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं तो क्या हो गया, बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इनटेक ऑफ ए टिनी ड्रॉपलेट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ होगा, हमारी सेल में होगा एनिमल के, लेकिन अमीबा में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं पाया जाता बाई ए सेल, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन व्हिच कैन नॉट अदरवाइज पास थ्रू इट, जो कि आसानी से पास नहीं हो सकते थे। ऐसे ड्रॉपलेट्स को, लिक्विड्स को हम अंदर करते हैं, इसीलिए क्योंकि किसी चीज़ को सेल क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है। ड्रिंक करना किसके लिए यूज़ होता है, वाटरी जैसी चीज़ों को अंदर लेने की प्रोसेस को हम लोग ड्रिंकिंग कहते हैं। इसीलिए इसको कई बार जो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस है इसको एक अलग नाम दे देते हैं, सेल ड्रिंकिंग। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, ठीक है। इस तरह की घटना अमीबा में ही पहली बार देखा गया था कि सेल ड्रिंकिंग की प्रोसेस वहाँ पर पिनोसाइटोसिस हुई थी, उसमें भी वही सेम घटना
वाल क्या करेगी, इन्वेजनेट कर जाएगी बेटा, और इन्वेजनेट करेगी तो यहाँ पर लिक्विड भरा ही है और बाद में यहाँ से वाल क्या करेगी, फ्यूज़ कर जाएगी और अंदर एक वैक्यूल बन जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज द इनटेक ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग, क्योंकि हम लोग खाते हैं, ईटिंग करते हैं, चबाते हैं, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इंजेक्शन जो टर्म यूज़ होता है डाइजेशन के लिए, तो हम उसी को कहते हैं फूड ईटिंग। तो यहाँ पर भी क्या करता है, वही ऑर्गेनिज्म फिर सेम घटना दोहरा रहा है कि हम किसी चीज़ सॉलिड चीज़ को ले करके अंदर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इसीलिए इसको टर्म दे दिया सेल ईटिंग। फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम सेल ईटिंग है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा। इट इज़ द मेजर फीडिंग मेथड्स, इट इज़ द मेजर फीडिंग मेथड्स इन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे स्यूडोपोडिया को बढ़ा करके और जहाँ पर होता है वहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इन्वेजिनेट करके क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को घेर के पूरा वैक्यूल के अंदर पैक कर लेने की घटना होती है। जैसा पहले बताया, सेम घटना यहाँ पर, मैटर क्या हो गया, सॉलिड, दैट इज़ द फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। मेटाजोआ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को ही मेटाजोआ कहा जाता है। मल्टी सेलुलर एनिमल, और एनिमल वो होते हैं जो अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं रखते हैं, सॉरी सेल वॉल नहीं रखते हैं, और क्या रखते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एनिमल। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, होलोजोइक मोड। ठीक है ना, तभी एनिमल वो होगा और उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेटाजोआ मल्टी सेलुलर एनिमल्स को कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, इट इज़ इनटेक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इट इज़ इनटेक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है भाई, दोनों ही प्रोसेस क्या हैं, इंडोसाइटोसिस ही हैं। तो अब डिफरेंस की बात जब हम लोग करेंगे तो बस मेजर डिफरेंस क्या था, आपने देखा था यहाँ पर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सॉलिड होगा, इनटेक ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर पार्टिकल्स कह रहा है, तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल कर लो, क्या होगा वो, सॉलिड मैटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स को अंदर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट टू टेक अप द मटेरियल, यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन ग्रोज अराउंड और क्या बनाएगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा। अभी आपको यह डिफरेंस समझाया था कि इन्वेजिनेशन क्या होता है, मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ धंस जाना, ये क्या है, इन्वेजिनेशन है। और स्यूडोपोडिया क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक ही डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव करता चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन धक्का दी जाती है अंदर के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है, और ऐसे ही फिर दूसरे साइड से भी क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म धक्का देता है, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पर स्यूडोपोडिया बना करके क्या किया जाता है, फैगोसाइटाइज किया जाता है, चीज़ों को अंदर लिया जाता है। ठीक है, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैगोसाइटोसिस, और यहाँ पे कह रहे हैं प्ले नो रोल इन इंडोसाइटोसिस, दैट इज़ द रॉन्ग। यहाँ पर भी इंडोसाइटोसिस में भी माइक्रोफिलामेंट्स, ये एक तरह से सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, बस अंतर क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है, यहाँ पर थोड़ा कम रोल की ज़रूरत होती है, बस खींच लेते हैं, रोल तो है लेकिन इतना इनएक्टिव, इतनी एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना पड़ता जितना इसमें करना पड़ता है। इट इज़ ए न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ अ डिफेंसिव प्रोसेस, इट इज़ ए न्यूट्रिटिव प्रोसेस, इट इज़ ए डिफेंसिव प्रोसेस, और इसका भी इस्तेमाल एज ए न्यूट्रिटिव प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि अमीबा में आपने देखा है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, एक सॉलिड मैटर है। ठीक है, तो उसको अंदर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये एज ए न्यूट्रिटिव एंड डिफेंसिव दोनों, ठीक है, सॉरी लिखा भी है, इट इज़ न्यूट्रिटिव एज वेल एज डिफेंसिव प्रोसेस, और इट इज़ ओनली न्यूट्रिटिव प्रोसेस, नॉट डिफेंसिव। ठीक है, पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स आर ओनली 0.1 माइक्रोमीटर, लेकिन ये क्या होते हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर या उससे भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये इनके बीच मेजर डिफरेंसेस हैं जिसको आप नोट कर लेंगे।
Exocytosis process is responsible for removal of undigested food left in the food vacuoles. Removal of undigested food left in the food vacuoles in the cells, secretion of substances such as hormones and enzymes, replacement of internalized membranes by the fusion of exocytotic vesicles with the cell membrane. ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का उपयोग हम इन मुख्य घटनाओं को करने के लिए करते हैं। अब इसमें से अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे वैक्यूल में आ गया था, अमीबा ने ले लिया मैटर, फूड को डाइजेस्ट किया, उसमें कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाएंगे, तो उसको वैक्यूल, फूड वैक्यूल से बाहर निकालना होगा। सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, जो सारे हार्मोन्स वगैरह और एंजाइम्स वगैरह का निर्माण होता है, जिनका उपयोग कहाँ होना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होना होता है। कहाँ पे होगा, वो हार्मोन्स या दूसरी सेल के पास तक जाएगा, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में उसका इस्तेमाल होना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपयोग करना है। अगर हम हार्मोन्स का, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सोसाइटोसिस करना ही पड़ेगा भाई। तो सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए भी हमको एक्सोसाइटोसिस का इस्तेमाल करना होता है। और रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरलाइज मेम्ब्रेन, अगर जैसे मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, इन्वेजिनेशन के द्वारा इंटरलाइज कर लिया, तो उसका रिप्लेसमेंट भी, या कई बार क्या होता है, मेम्ब्रेन हमारी ब्रेक हो जाती है अन्य कारणों से भी, तो उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होना है, तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ही वो वेसिकल्स वगैरह का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, या उस सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेजर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अगर एक्सोसाइटोसिस नहीं तो समस्याएं बहुत। इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। देखो, एक्सोसाइटोसिस के द्वारा क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन का फ्यूजन, मीन्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हैं, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, ये समझ में आएगा। यहाँ पर एक वेसिकल बन गया, कहाँ पे बनेगा, गोल्जी अपरेटस, और आपने एक नाम और सुना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्जी अपरेटस को मैटर आता है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, एक वेसिकल बना करके उसमें जितने भी केमिकल्स, चाहे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो या फिर कौन सा प्रोडक्ट हो, कोई भी हार्मोन है, कोई भी अन्य केमिकल है, या कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बनाया हुआ, माने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने का मैटर हो, इन सारी चीज़ों को इस वेसिकल में पैक करता है। और इसके चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे ही यहाँ पर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आगे बढ़ती है और आ करके यहाँ पर क्या होती है, मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़ जाती है दोनों साइड से। ठीक है, और बीच में एक छोटा सा छिद्र बन जाता है, जिसके द्वारा अब क्या होता है, यहाँ से जो साइटोस्केलेटन होते हैं इसको पुश करते हैं, और मेम्ब्रेन क्या होती है, बढ़ जाती है दोनों साइड से, और यहाँ से मैटर क्या होता है, बाहर की तरफ पुशअप कर दिया जाता है, मैटर निकाल दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑलरेडी बन गई और बड़ी हो गई, और जो मैटर है बाहर भी चला गया। तो इस तरह से सेल्स क्या करते हैं, अपना मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, बढ़ा, या कह सकते हैं मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कर ले रही हैं और बार बार उनका उपयोग भी कर रही हैं। जैसे कभी एंडोसाइटोसिस हो रहा था तो क्या हो रहा था, मेम्ब्रेन छोटी हो जा रही थी, लेकिन अब मेम्ब्रेन छोटी हो रही है तो निश्चित रूप से उसका अपोजिट प्रोसेस नहीं होगा, तो मेम्ब्रेन छोटी होते होते क्या होगा, सेल भी छोटी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेंटेनेंस जो है फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जितना प्रोसेस एंडोसाइटोसिस की होती है, लगभग उतनी अनुपात में प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं कि सीधे सीधे मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। ऐसी वेसिकल्स बनती हैं जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। ठीक है, टू एक्सट्रूड द कंटेंट्स टू द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वोमिटिंग। अब आपने कई टर्म देखा, सेल ईटिंग, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग और सेल वोमिटिंग, किसके लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।